2017-18 में सरकार ने लॉन्च किया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और जिसका PLFS जिसको कहते हैं, उसके डेटा आने शुरू भी हो गए हैं, जो अप्रैल से कह रहे थे सौम्यकांति जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कुछ हद तक रियल टाइम अब आने शुरू हो गए। तो चूंकि अचानक से सारी चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ा सा अपेक्षा रखना भी बेमानी होगी, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। अनुराग जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? बस इसमें एक ही बात ऐड करूंगा कि इसमें ना सिर्फ इन्वेस्टर्स का, देखिए अगर कॉमन पर्सन को भी आप स्ट्रीट में बताएं कि इन्फ्लेशन 1% है या डिफ्लेटर 1.8% है, तो वो भी नहीं मानने को तैयार है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतना कम है। आम इंसान भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन फील करता है। तो ये क्रेडिबिलिटी दोनों लिहाज से जरूरी है। दैट इज द होल पॉइंट है। देखिए, हम डेटा खेल सकते हैं अमंग्स द इकोनॉमिस्ट्स, लेकिन कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट आल्सो इज नॉट एबल टू बिलीव द डेटा, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द क्वेश्चंस कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन उठाया अनुराग जी ने। नहीं, वो तो बिल्कुल ये एक काफी टाइम से ये कंसर्न एक्सप्रेस हो रहा है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, और जैसा सौम्यकांति ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि देयर इज अ वर्क गोइंग ऑन, और जब नई सीरीज स्टार्ट होगी तो जो कंसर्न अनुराग ने एक्सप्रेस करे हैं, आई एम श्योर कि उनको एड्रेस करा जाएगा। लेकिन जो इन्होंने कहा, जैसे फील ऑन द ग्राउंड, इन्फ्लेशन की भले ही हो डाटा से अलग, और चाहे वो GDP ग्रोथ, तो फील ऑन द ग्राउंड तो मिल जाता है। और वो निश्चित रूप से ये है कि ग्रोथ इस समय इकोनॉमी में है, और जो अदर देन GDP ग्रोथ जो क्वार्टरली नंबर गवर्नमेंट देती है, उसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल, जैसे GST का कलेक्शन। तो अब GDP, ये तो सीरीज चल रही है पता नहीं 2004-2005 से, GST रिफॉर्म आया 2015-16 में। तो GST का डाटा अपने आप में एक इंडिकेटर दे देता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और वो एक डाटा नहीं है, ऐसे बहुत से डाटा है। डिजिटल पेमेंट का डाटा है, कार सेल्स का डाटा है, लाइट कमर्शियल व्हीकल सेल्स का डाटा है। तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डाटा पॉइंट्स जिनको आज अगर एनालाइज किया जाए, तो एक अदर देन रिलाइंग ऑन द quarterly GDP number, you get a sense in what direction economy is moving. ठीक है, ये एक इशू है जिस पे हम लोग लगता है काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं। हम लोग अपने रिफॉर्म वाले एजेंडे पे आते हैं। रिफॉर्म को लेके मेरा एक सवाल है सौम्यकांति साहब, कि इतने सारे रिफॉर्म होने के बाद आपको लगता है कि चाहे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में FDI की बात हो, चाहे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो, ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भारत में आएंगी? क्योंकि हमने इससे पहले देखा, गूगल ने अनाउंसमेंट किया, मेटा ने अनाउंसमेंट किया, कई सारी कंपनी यहाँ पे आना चाहती है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वैसे हिसाब में। तो ये सारे रिफॉर्म मौजूदा ग्लोबल एनवायरनमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, इसकी उम्मीद कितनी करनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इसमें एक ओरिएंटेशन शिफ्ट हो रहा है। अगर आप पहले FDI कुछ सेक्टर्स में आ रहे थे, अभी न्यू एज सेक्टर्स में आ रहे हैं। न्यू एज सेक्टर्स आपको क्या है, आपने जो बोला एग्जैक्टली, डेटा सेंटर में आ रहा है, देन रिन्यूएबल्स आ रहा है, देन आपका जो हेल्थ केयर में आ रहा है। तो ये जो नया जो सेक्टर्स है, जो सनराइज सेक्टर्स है, अभी उसमें जो एक नया ट्रेंड है कि FDI उसमें आना चालू हुआ। तो इसके लिए इसका जो सुफल मिलता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए अगर आप बार बार देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट 75% से ऊपर बहुत दिन से है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसी हद तक क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक ही आंसर है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दूसरा तरफ इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन हो रहा है, उस पर ग्राउंड रियलिटी शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि नेट इन्वेस्टमेंट, जो नेट FDI, अगर ग्रॉस FDI इन्वेस्टमेंट देखे, नेट FDI इन्वेस्टमेंट देखे, दोनों में ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रॉस FDI इन्वेस्टमेंट तो आते हैं, लेकिन इंडियंस जो कॉर्पोरेट्स है वो बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज आप यो कॉन्फिडेंट है, उसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे चीज एक साथ आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने काफी सारे हैंड होल्डिंग किया है। आज ही डिफेंस में उन्होंने कुछ अनाउंस किया है, डिफेंस, रिन्यूएबल सेक्टर, एनर्जी, हेल्थ, ऑल दी सेक्टर्स जो है नया सेक्टर्स है, इसमें आपको काफी अच्छा उम्मीद है अगले दिन में इन्वेस्टमेंट आने का।
इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। विनोद शर्मा जी, जैसा कि अभी सौम्यकांति जी आप कह भी रहे थे कि हमेशा एक कंसर्न उठता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो आमतौर पर हम लोग ये मान के चलते हैं, जो आप ही लोगों जैसे लोगों से बातचीत होती है, कि लगातार 3-4 क्वार्टर तक जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% प्लस नहीं होता है, तब तक कोई अपना प्लांट एक्सपेंशन नहीं करना चाहता है। अब एक यहाँ दूसरा एंगल ये आ रहा है कि जो नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो दूसरे सेक्टर पे जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो या सनराइज सेक्टर, वहां पे जा रहे हैं। तो इसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, इस नए ट्रेंड को? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यापारी इसलिए करता है क्योंकि उसको एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी, एक इंटेंशन ऑफ पॉलिसी नजर आती है। और हाँ, कुछ समय तक अभी तक क्या हो रहा था कि मुझे लगा कि हम लोग पॉलिसी में काफी कंफ्यूज थे। कभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते थे, कभी हम कहते थे हमें इस सेक्टर में एक्सपोर्ट ज्यादा करना है। फिर जैसा मेरे ख्याल से भट्टाचार्य साहब ने बताया, QCO एक लॉबी उधर स्ट्रांग हो गई, उसने कहा कि हम क्वालिटी कंट्रोल लगा के एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर बना देंगे। तो अब ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है और ये क्लियर हो रहा है कि व्यापारी, सरकार, लेबर सब मिलकर अब देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है, सबको एक अलाइन होकर साथ में जाना है। अभी भी कुछ रिफॉर्म्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से एक डीपनिंग ऑफ रिफॉर्म्स और एक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स एट द चीफ मिनिस्टर लेवल, एट द मिनिस्ट्रियल लेवल बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म और पॉजिटिव इंटेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्यूरोक्रेसी, लोअर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, तो वहां तक वो अभी पर्कुलेट होके ये पूरा रिफॉर्म और इसके पीछे जो सोच है वो अभी नहीं गई है। वो अभी भी इंस्पेक्टर या एक तरह से कंट्रोलर या रेगुलेटर ही बने हुए हैं, फैसिलिटेटर नहीं बने। सिमिलरली ये केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं, आप इंडस्ट्री में भी देखेंगे, अभी जो बड़ी हमारी एंकर यूनिट्स हैं वो अभी भी SME को समझते हैं ये केवल मेरे सप्लायर है, अभी तक सही मायने में उनको पार्टनर नहीं समझा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, उसको तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन में वो SME का पैसा देती है। एज एन एग्जाम्पल, उसको यही पैसा बैंक से बहुत सस्ते में मिल सकता है और वो बेचारा SME इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उसका कैश फ्लो स्ट्रेन हो जाता है। तो हमको कुछ और रिफॉर्म्स इस तरह के करने पड़ेंगे। सेम लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे हमारे एक्सप्रेसवे, हाईवे बन जाते हैं, लेकिन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें फिर भी प्रॉब्लम रहती है। सेम एजुकेशन में, स्किलिंग में जो लेबर को मिलता है, अभी बात हो रही थी लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट, ये लोग जमीनी हालात ये है कि हमारी जैसी फैक्ट्रीज में, नोएडा में, बैंगलोर में, चेन्नई में आज वर्कर नहीं मिल रहे हमको। सो एक तरफ से हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी दिख रहा है, लेकिन लोग एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो क्या क्वालिटी और जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, जिस स्किल के लेवल के या अनस्किल्ड है, वो उसमें अभी बहुत गैप्स हमको दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है फिर भी समझना एक सकारात्मक रूप से कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि सारी फोर्सेस अलाइन हो रही हैं। और दूसरा ये भी है कि काफी क्लियर हो गया है कि जियो पॉलिटिक्स में हमको जो लगता था हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ये भी क्लियर हो रहा है कि हर एक अपने अपने लिए, हर देश अपनी पॉलिसी और अपने कंट्री को मेकिंग इट ग्रेट अगेन में लगा हुआ है। तो हमको अब जरूरी है कि एकजुट होकर, ये जो हमारा एक कल्चर रहा है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उसमें कमियां निकालते रहते हैं, मेरे ख्याल से एक साथ में मिलकर काम करने का जो एक प्रचलन होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा बहुत उस रूप में जा रहे हैं। और इसीलिए जो आपने पूछा विदेश, जो हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते थे। लेकिन अब जाकर मैं ये कह सकता हूं कि हम में से कई लोगों को ये विश्वास है कि अब ये सब सकारात्मक रूप में एक तरफ से बढ़ने लगा है। बिल्कुल। जैसे मैं AK भट्टाचार्य साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि ये जो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल अब आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दो सवाल मुझे है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके। एक, जो बहुत सारे हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक किसी न किसी सेक्टर पे किसी न किसी देश से एक चैलेंज जरूर आएगा, चूंकि उनके भी सामान हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री होकर के आएंगे, हमारे सामान तो वहाँ जाएंगे, उनके भी सामान आएंगे। हम इसके लिए कितने प्रिपेयर हैं? दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के कई सारे सेक्टर से हटने के बाद सस्ते इंपोर्ट की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं और उसके लिए कितना तैयार है? मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बिलोंग करता हूं और आप देखेंगे ये ऐसा पहला सेक्टर था जिसको लगभग जीरो ड्यूटी पे ले जाया गया। लैपटॉप्स हो, बहुत सारी चीज़ों को जीरो पे ले आए, और जो सबसे बड़ी ड्यूटी होगी वो शायद 20% है मोबाइल फोन और कुछ और पर। लेकिन ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है
कि हम अपनी ड्यूटीज को फिनिश गुड्स पे इतना कम करने के बावजूद हम सक्षम है, कॉम्पिटिटिव है। अगर सरकार ने जैसे PLI, ECMS, स्पेक्स जैसी स्कीम हमको दी, तो जीरो ड्यूटी या लगभग जीरो ड्यूटी के आसपास होते हुए भी हम आज दुनिया से compete कर पा रहे हैं। तो जो सवाल है वो ये है कि किसी भी एक सेक्टर को लेके अगर हम समझे, और हमने CI में ये मांग भी रखी है कि हर चीज में जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है उसको आप 7.5 या ज्यादा से ज्यादा 10% ड्यूटी पे रखिए। उसके जो इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स है उनको आप 5% पे ले आइए, और जो रॉ मटेरियल है उसको 2.5% या 0% पे रखिए। अगर हम एक ये वेरी सिंपल तरीका अपना के चलेंगे, इसमें एक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी भी मिलेगी, सबको क्लियर भी हो जाएगा कि कहाँ पर हमको पैसा लगाना है, और ये जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट और फिनिश गुड्स में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ये भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। सो ये कुछ पॉलिसीज अभी और बाकी है जो होनी, और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले बजट में ये भी क्लियर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे ये सुन करके कि आप लोग FTA को लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डरा हुआ नहीं है, QCO हटने से लेकर डरा हुआ नहीं है, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होगा तब भी हम यहाँ पे मुकाबला कर सकेंगे, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात